हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के नाम में भी पहले हिंदी आता है। फिर भी हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है। हालांकि भारत में ज्यादातर लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, लेकिन हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी क्या, इस देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। जबकि गांधी जी कहते थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, लेकिन हिंदी ही राष्ट्रभाषा क्यों? क्योंकि हिंदी भारत के 43.63% लोगों की मातृभाषा है। भारत के 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अंडमान निकोबार की राजकीय भाषा है। अगर दूसरी भाषा के इस्तेमाल करने वाले अन्य भारतीयों को मिला लिया जाए तो देश के लगभग 75% लोग हिंदी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। इन 75% हिंदी भाषियों सहित पूरी दुनिया में करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसे बोल या समझ सकते हैं। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत के बाहर पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, युगांडा और त्रिनिडाद एवं टोबैगो, कनाडा आदि देशों में भी हिंदी बोलने समझने वालों की अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा इंग्लैंड, अमेरिका में भी इसे बोलने और समझने वाले अच्छे खासे लोग हैं। दरअसल 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा ही होगी। आखिर आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हिंदी अपने ही देश में सौतेलेपन का शिकार हुई है। आइए करते हैं इसकी पड़ताल। हिंदी, क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा भी एक देश ऐसा है जहां की आधिकारिक भाषा हिंदी है? उस देश का नाम है फिजी। दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलोनेशिया का वह द्वीप जहां की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। भारत की तरह फिजी भी ब्रिटिश सरकार की गुलामी का शिकार रहा है। जब ब्रिटेन ने इस द्वीप को अपने नियंत्रण में लेके इसे अपना एक उपनिवेश बना लिया, तब ब्रिटिशर्स अक्सर भारतीय मजदूरों को यहाँ ठेके पर गन्ने की खेती में काम करने के लिए लाते थे। आइए समझते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज का अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा, जो समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो। राष्ट्रभाषा शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल शब्द है। राष्ट्रभाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं के द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। हमारे देश भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। यह भी समझते हैं कि राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है कामकाज की भाषा, जो भाषा देश के राज्य के कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। वास्तव में राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा का एक निश्चित रूप होता है जिसके साथ छेड़छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालयों एवं हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज हिंदी में होता है। अन्य राज्य सरकार अपनी अपनी भाषा में कार्य करती हैं। वैश्वीकरण और भारत के बढ़ते रुतबे के साथ पिछले कुछ वर्षों में हिंदी के प्रति विश्व के लोगों की रुचि बढ़ी है। देश का दूसरे देशों के साथ बढ़ता व्यापार भी इसका एक कारण है। हिंदी के प्रति दुनिया की बढ़ती चाहत का एक नमूना यही है कि आज विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। विभिन्न देशों के 91 विश्वविद्यालयों में हिंदी चेयर हैं। इसके बढ़ते रुतबे की एक वानगी यही है कि आज चीन के 6, जर्मनी के 7, ब्रिटेन के 4, अमेरिका के 5, कनाडा के 3, रूस, इटली, हंगरी, फ्रांस और जापान के 2 विश्वविद्यालय सहित करीब 150 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में ये किसी न किसी रूप में शामिल है। और तो और
एक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान खुद हिंदी में वोट मांग रहे थे। बात 2020 के अमेरिकी चुनाव की हो रही है, जब ट्रंप भारतीयों को रिझाने के लिए कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। क्या अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती? फिर भी उन्हें रिझाने के लिए ट्रंप हिंदी में बोल रहे थे। इसकी एकमात्र वजह थी भाषा। अपनी भाषा में जो अपनत्व मिलता है, लगाव मिलता है, माँ जैसा प्यार मिलता है, वो बात अन्य भाषाओं में कहाँ। 20वीं सदी के महानतम दार्शनिकों में से एक हैं लुडविग विट्सगेन्स्टाइन, जिन्हें भाषा के दर्शन का पितामह माना जाता है। उन्होंने कहा था, द लिमिट्स ऑफ माई लैंग्वेज मीन द लिमिट्स ऑफ माई वर्ल्ड। मेरी भाषा की सीमा ही तय करती है कि मेरी दुनिया की सीमा क्या होगी। याद कीजिए, 4 अक्टूबर 1977 को यूएन जनरल असेंबली में जब तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था, उन गौरवशाली क्षणों को हम कैसे भूल सकते हैं। हमारी अस्मिता हमारी भाषा पर निर्भर करती है। हमारी गुलामी या आज़ादी इस पर निर्भर करती है कि हमारी भाषा क्या है। आज़ादी से पहले सारा सरकारी काम अंग्रेजी में होता था। होता भी क्यों ना, अंग्रेज सरकार जो थी, अंग्रेज सरकार के 200 वर्षों में अंग्रेजी ने भारत में ऐसी पकड़ बना ली कि आज़ादी के बाद भी मजबूरन अंग्रेजी को राजकाज की भाषा बनाए रखना पड़ा। 1935 में लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम था मिनट ऑफ एजुकेशन। उसका मानना था कि अगर अंग्रेज भारत में शिक्षा पर खर्च करें तो उसका फायदा भी उन्हें ही मिले। मैकाले मिनट ऑफ एजुकेशन में बोलता है, हम अंग्रेजी बोलने वालों का एक ऐसा वर्ग तैयार करें जो हमारे और शासित लोगों के बीच एक ब्रिज का या पुल का काम करे। उनका रंग और खून तो भारतीय हो, पर सोच, नैतिकता और बुद्धिमत्ता अंग्रेजों के मुताबिक हो। और मजे की बात यह है कि यही मानसिक गुलाम आज भी शिक्षा व्यवस्था पर हावी हैं। क्या आप जानते हैं कि हिंदी का सबसे ज्यादा तिरस्कार भी हिंदी भाषियों द्वारा ही हुआ है। एक हिंदी भाषी ही अपनी भाषा के लिए गर्व से कह सकता है कि मुझे हिंदी नहीं आती या मैं हिंदी अखबार नहीं पढ़ता। भारत आजाद हुआ, भाषा को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई। संविधान सभा को तय करना था कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या होगी। हिंदी बेल्ट के नेताओं ने कहा कि चूंकि हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे ही राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। संविधान के तहत आजादी के बाद केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा होना था और दक्षिण के अधिकतर राज्यों में यह संभव नहीं था कि सरकारी कामकाज के लिए हिंदी को अपनाया जाए। इसका एक मुख्य कारण यह था कि इस तरह सरकारी पदों में एक भाषी लोगों का आधिपत्य हो जाता और बाकी पीछे रह जाते। इसीलिए दक्षिण के अधिकतर नेताओं ने इसका विरोध किया। अंततः मुंशी अयंगर फार्मूले के तहत तय हुआ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही ये भी तय हुआ कि अगले 15 वर्षों तक राजकीय काम के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसमें यह भी निहित था कि धीरे धीरे अंग्रेजी को फेज आउट कर हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जब 15 सालों का तय वक्त पूरा होने को आया तो 1963 में अंग्रेजी को हटाने की मांग दोबारा जोर पकड़ने लगी। दक्षिण भारत में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। नतीजतन सरकार ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास किया। इसके अनुसार अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में बरकरार रखने का प्रावधान था। इसमें भी हिंदी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, लेकिन कोर्ट, लीगल दस्तावेजों और राज्य केंद्र के बीच संचार की भाषा अनिवार्य रूप से अंग्रेजी ही बनी रही और तब से लेकर आज तक शासकीय काम के लिए हिंदी का मुद्दा ज्यों का त्यों बना हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिंदी का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर माना जा सकता है। वो एक अच्छे कवि भी थे। उनका एक पत्र जो कि उन्होंने हिंदुस्तान के संपादक श्री मनोहर श्याम जोशी जी को लिखा था, अपनी बेलाग शैली के कारण काफी प्रसिद्ध हुआ। हिंदी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार की ओर से हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वैसे तो यूनेस्को की 7 भाषाओं में हिंदी पहले से ही शामिल है। हिंदी यूएनओ में शामिल होगी या नहीं, ये तो बात की बात है। पहला प्रश्न तो ये है कि ये देश की राष्ट्रभाषा कब बनेगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए